अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अ, आज जो है वो 1 मिनट पहले आप मेरी आवाज़ का बता दें क्लियर आ रही है कि नहीं। तो ये आज हमारा संडे का जिस तरीके से हर संडे 5 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के ऊपर लेक्चर शुरू होता है। तो ये करते हैं आज का लेक्चर शुरू। तो बस कमेंट्स में जो है वो आवाज़ का बता दें अगर क्लियर आ रही है। तो कमेंट्स मेरे पास तो अभी तक नहीं आ रहे शो। तो फिर जो है वो बात कर लेते हैं। कमेंट्स कीजिएगा ज़रा। आवाज़ मेरी क्लियर है सबको या अभी तक कोई प्रॉब्लम है बैकग्राउंड में या आवाज़ कम है? तो ज़ुबैर शेरवानी थैंक यू। अगर आवाज़ क्लियर है तो ठीक है। फिर थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अभी वैसे भी 2-3 मिनट हैं 2 बजने में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजने में। तो फिर शुरू करते हैं। हमारी जो है ना यार बेसिक्स कंप्लीट हो चुकी हैं जावा स्क्रिप्ट की। हमने पिछले 5 लेक्चर जो है वो जावा स्क्रिप्ट को ही पढ़ा है। तो आज से हम अपनी प्योर ब्लॉकचेन बनाना शुरू करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाटा स्ट्रक्चर हम पूरा कि ब्लॉकचेन चलेगी कैसे हमारी, तो वो पूरा शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत सीखेंगे आप इसमें। एक ब्लॉकचेन चलती कैसे है तो अभी आज हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अपना मेथड भी क्रिएट करेंगे एक। तो तैमूर शाहिद क्लियर है। चलें, गुड है ये तो। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं और फिर जो है वो शुरू करते हैं लेक्चर। हाँ, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट जो मेरे सामने जो खुला हुआ है और ये जो स्क्रीन शेयर पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये डायरेक्टली ये डॉक्यूमेंट वैसे अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो गाइड्स में जाके देख लीजिएगा। और ये जो है ये डॉक्यूमेंट मैंने इसलिए अभी खोला हुआ है कि हम जब हमने बेसिक्स जितनी पढ़नी थी पढ़ ली हमने। उसमें रैंडम डाटा यूज़ किया है, रैंडम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था हमारा। तो आज से जब हम इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे और यहीं पर हम अपनी पूरी ब्लॉकचेन बनाएंगे और फिर हर लेक्चर में कंटिन्यू किया करेंगे। तो अब से जो हम पीछे एक करते हुए आ रहे थे, अब हमें वो नहीं करना कि रैंडम डाटा डाल दिया, रैंडम फंक्शंस के नाम रख दिए। हमें एक प्रॉपर अपनी ब्लॉकचेन बनानी है। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ पे इसके सारे स्टेप्स देख लें। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ भी है कि किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आप अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अपने लैपटॉप पर पीसी के ऊपर बनाएंगे। ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं अभी बनाऊंगा अभी आपके सामने। ठीक है, लेकिन ये कि इसमें स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, मैं आपके सामने अभी बनाऊंगा। चले बनाते हैं और शुरू करते हैं कि ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाके आपने एक न्यू फोल्डर जो है वो बना लेना है। ठीक है, मैंने बनाया हुआ है, इसको रीनेम कर देते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन इस फोल्डर का मैंने नाम रख दिया है। फ़ोल्डर को खोलेंगे। ठीक है, और इस फोल्डर में एक और फोल्डर आप बना लेंगे बहुत आसान तरीके से। ये जो है ना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत से तरीके करने के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाने के, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है ताकि सबको जो है वो समझ में आए। ये जो फोल्डर है, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है डेस्कटॉप के ऊपर और उस फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, उसका नाम हम रख देते हैं डेव। ठीक है, फ़ोल्डर मैंने 2 बना दिए। मेन फ़ोल्डर का नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के अंदर एक सब फोल्डर बनाया है डेव के नाम से। ठीक है, ये सारे स्टेप्स लिखे हुए भी हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब अगला काम क्या करना है, आपने अपना वी एस कोड एडिटर ओपन कर लेना है। ठीक है, और आपने इस फोल्डर को खोलना है अपने इस वी एस कोड एडिटर के अंदर। ठीक है, आपने ओपन फोल्डर पे जाना है और यहाँ से डेस्कटॉप पर बनाया था, तो डेस्कटॉप पे ये ब्लॉकचेन 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 या ठीक है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यार वॉइस क्लियर क्यों नहीं आ रही है? आवाज़ से फ़िलहाल बट मैं देख लेता हूँ आवाज़। बाकी तो कह रहे हैं क्लियर है, तो देख लेता हूँ मैं फिर अपने फ़ोन पर जाकर। तो यार आवाज़ तो क्लियर है मेरे पास। ठीक है,
और पिछले लेक्चर में भी यही था कि आवाज़ क्लियर नहीं। अब मैं और कितनी आवाज़ इसमें, आप लोगों को क्या चाहिए? मैंने देखा है, गाइड्स में जाके देख लें वो लेक्चर, उसमें आवाज़ बिल्कुल ठीक थी। तो आवाज़ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि हमने दो फोल्डर बना लिए हैं। एक हमारा मेन फोल्डर है और एक जो है वो सब फोल्डर है हमारा। इस सब फोल्डर में जाके हम अपनी दो फाइल्स बनाएंगे। पहली फाइल का नाम हम रख देते हैं ब्लॉकचेन बी। ठीक है, ठीक है, ब्लॉकचेन। और ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम बना रहे हैं तो ब्लॉकचेन डॉट जेएस। ठीक है, पहली फाइल का नाम हमने रख दिया ब्लॉकचेन डॉट जेएस, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। जिस तरीके से हमने पढ़ा है हम अपने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स लेक्चर में, कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएंगे तो आपको डॉट जेएस की जो एक्सटेंशन है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अगला काम। पहली फ़ाइल बना ली, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, हमने दूसरी फाइल बना लेनी है इसी डेव के फोल्डर पे। ठीक है, टेस्ट डॉट जे एस। ठीक है, दो फाइल्स हमने बना ली हैं। एक फ़ाइल का नाम है ब्लॉकचेन, दूसरी फाइल का नाम है टेस्ट डॉट जे एस। ये दोनों जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं। ठीक है, तो काम क्या किया, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। एक आखिरी चीज़ रहती है हमारी करनी। ठीक है, क्या किया हमने, दो फोल्डर बनाए हैं। पहले फ़ोल्डर का नाम ब्लॉकचेन रखा है, दूसरा उसके अंदर एक सब फोल्डर बनाया था और वो क्या नाम था, डेव, उस फोल्डर का। और उस फोल्डर में जाके हमने अपनी दो फाइल्स बनाई हैं, ब्लॉकचेन, दोनों जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, और दूसरी फाइल का नाम है टेस्ट, क्योंकि जो भी हम ब्लॉकचेन अपनी लिखेंगे कोड यहाँ पे, हम उसको टेस्ट इस फाइल में करेंगे। ठीक है, तो अब जो है वो आखिरी स्टेप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, आप टर्मिनल पर जाएंगे। ठीक है यार, मैं एक मिनट इसका जो है ना, टर्मिनल पर जाके कंट्रोल प्लस थोड़ा सा और जूम हो जाए। ठीक है, तो कमांड लिखेंगे आप देख लें। जैसे ही मैंने टर्मिनल खोला है तो मैं जो हूँ वो कौन सी डायरेक्टरी पे, मैं अपनी ब्लॉकचेन के फोल्डर पे ही हूँ, तो ये करना आपको नहीं पड़ेगा कुछ भी। आपने बस टर्मिनल खोलना है और एक npm init की कमांड लिखनी है। ये भी क्लियर है आपको कि ये भी मैंने जो है वो दी हुई है डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, ये npm init की कमांड करती क्या है ये आपको बता देता हूँ कि भाई, ये तो पहले जो है ना ये बंद कर देते हैं। ठीक है, npm init की कमांड करती है कि ये आपके, npm क्या है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये एक ऐसा मॉड्यूल है कि आप जिसके ज़रिए बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। कि एक तो इसके मिलियन पैकेजेस हैं, आप अपनी डेवलपमेंट करते वक्त इस मॉड्यूल को, इन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो npm init की कमांड क्या करती है कि आप भी लेट सपोज आप भी एक पैकेज बना रहे हैं, तो कल को किसी को ये आप अपलोड कर सकते हैं, तो कल को कोई ना कोई ये पैकेज यूज़ कर सकता है। ठीक है, और भी इसके अंदर अब देखिएगा, जैसे मैंने npm init की कमांड ली तो ये आपसे कुछ मेटा डाटा पूछेगा। पैकेज का नाम क्या रखना चाहें, ब्लॉकचेन आपने कर देना है। ठीक है, वर्जन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है, फॉर लर्निंग पर्पस, ओके लिख देते हैं। और बिल्कुल ठीक है, टेस्ट कमांड अभी गिट की रिपॉजिटरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ एंटर करना है, ऑथर बाद में लिख देंगे, लाइसेंस, और ओके। तो ये npm init की कमांड आपकी क्या कर देगी, आपके पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल बना दी है। अब पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्या है, इसको अगेन बाद में एक्सप्लेन करूँगा मैं सारी चीज़ें। अभी हमारा जो काम है वो बेसिक्स पे ही रहें। पैकेज डॉट जेसन बेसिकली डिपेंडेंसीज़ के लिए और आपके प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही होती है, स्क्रिप्ट्स के लिए भी। और इसको एंड में तो नहीं, थोड़ी देर में आगे जाके अगले लेक्चर्स में बहुत सी चीज़ें हमें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो फिर जो है वो हम शुरू करते हैं, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। क्या कह रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ लूँ थोड़े से। ठीक है, वही आवाज़ क्लियर है बिल्कुल। और भाई सेव करने के बाद प्रोग्राम प्रोग्राम रन नहीं कर रहा, यार स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, और हमने क्या किया, ये पैकेज डॉट जेसन फाइल बंद कर देता हूँ। एंड हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन चुका है। हमने दो फोल्डर बनाए हैं, फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बनाया है डेव का। ठीक है, उस डेव के अंदर हमने दो फाइल्स बनाई हैं अपनी, ब्लॉकचेन डॉट जे एस और टेस्ट डॉट जे एस। ठीक है, और उसके बाद हमने अपने टर्मिनल के ऊपर जाकर
npm init की कमांड लिखी है, ठीक है। तो रिपीट में बता दें यार, ये लेक्चर जो है ना ये गाइड पे अपलोड कर दूंगा, तो उसमें जाके देख लेना, ये जो भी स्टेप्स किए हैं ये सब बाद में देख लेना, तो एक एक करके बना लोगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब जो है वो मैं कमेंट्स को और देख लेता हूँ। अभी जो है वो हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन चुका है, आगे काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये एक मिनट, और मेरे ख्याल से शुरू किया जाए, ठीक है। आवाज़ क्लियर है प्लीज़, आवाज़ नहीं आ रही यार, आवाज़ कोई कह रहा है क्लियर है, कोई कह रहा है नहीं आ रही, प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, ठीक है। तो आवाज़ का जो सीन है वो यही है कि मेरे ख्याल से आवाज़ क्लियर है यार, मैं फ़ोन पे दोबारा चेक कर रहा हूँ कि शुरू किया जाए, और आवाज़ जो है वो आवाज़ क्लियर है प्लीज़, आवाज़ नहीं आ रही यार, आवाज़ कोई कह रहा है क्लियर है, कोई कह रहा है नहीं आ रही, प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, क्लियर है मेरे ख्याल से आवाज़, ठीक है। तो आवाज़ का जो सीन है वो यही है कि ठीक है, अब बंद कर देता हूँ, एक मिनट और दफ़ा देख लेते हैं कि इसको फ़ोन के ऊपर भी रख लिया मैंने कमेंट्स देखने के लिए। तो क्लियर है सर, चलो ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं यार। ब्लॉकचेन का डेटा स्ट्रक्चर क्यों सबसे हमने पहले पढ़ना है, क्योंकि हम अपनी ब्लॉकचेन बनाएंगे, पूरे उसके अंदर मेथड्स लिखेंगे कि एक ब्लॉकचेन के अंदर सबसे पहला मेथड, लेट सपोज न्यू ब्लॉक माइन कैसे होता है, न्यू ब्लॉक बनता कैसे है, नई ट्रांजैक्शन कैसे अपलोड की जाती है, कैसे क्रिएट की जाती है, ठीक है। और हैश क्या होता है, हैश ब्लॉक का हैश कैसे करेंगे हम, ये सारे मेथड्स हम अपने ब्लॉकचेन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बनाएंगे एक एक करके, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में जावा स्क्रिप्ट के बेसिक्स लेक्चर में क्या पढ़ाया था, आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शंस पढ़ाए थे, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, हमने फंक्शंस भी पढ़े थे, ठीक है। ताकि मैंने वही चीज़ें पढ़ाई जो हमें आगे जाके जो है वो क्योंकि जब हम अपनी ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए वो बेसिक्स में वो ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई। अब शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या था वो लास्ट टाइम बता चुका हूँ, उसके ऊपर 2 लेक्चर हैं, ठीक है। बनता कैसे था कंस्ट्रक्ट, अब देखो डाटा स्ट्रक्चर जो है ना ब्लॉकचेन का, वो हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन से ही बनाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती थी, मेथड्स होते थे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऐड करवानी हो, मेथड्स ऐड करवाने हो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, तो कैसे करते थे, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के ज़रिए। ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप भी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया, ठीक है। और आवाज़ क्लियर है प्लीज़, गाइड में अपलोड कर दें, ये लेक्चर करूँगा यार ये, ठीक है, जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा, ठीक है। और चलो भाई अब शुरू करते हैं। पहला जो है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने लगा हूँ, फंक्शन का मैंने नाम लिख दिया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से जूम को थोड़ा सा जो है ना इसको आउट कर लेते हैं, और इसकी फाइल्स में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, सेटिंग्स में जाके इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा 26 कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ठीक है अब, सही है, फ़ोन के ऊपर भी सही नज़र आ रहा है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने फ़ंक्शन, भाई जावा स्क्रिप्ट में फ़ंक्शन अगर डिफ़ाइन करना हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टर फ़ंक्शन हो, चाहे वो एक नॉर्मल फ़ंक्शन हो, कौन सा कीवर्ड यूज़ करते थे, फ़ंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते थे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर फ़ंक्शन है, मैं कंस्ट्रक्टर फ़ंक्शन बनाने जा रहा हूँ। अपनी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम मैं क्या रखूँगा, ब्लॉकचेन। अब नाम भी हमने ऐसे नहीं रखने हैं कि हम उस वक्त कोई भी नाम रख लेते थे जब हम सीख रहे थे बेसिक्स अपनी, ठीक है। तो मैंने नाम रखा है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ब्लॉकचेन। और और अब बाद में हम लास्ट टाइम जो हम क्या कर रहे थे कि पैरामीटर्स भी दे देते थे कि अपने फंक्शन को, अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को। अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहे, अभी हम, अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ। अगली कमांड क्या है, फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर अगला जो चीज़ करने जा रहा हूँ वो ये मैंने क्या चीज़ की है ये बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको एरेज जो है वो नहीं पढ़ाए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैंने ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, ठीक है। एरे भी एक, एरे क्या चीज़ है, अब एरे क्या करता है, एक से ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर करता है, एक ऐसा सिंगल वेरिएबल जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा डाटा स्टोर करवा सकते हो। वेरिएबल क्या होता था, वेरिएबल ये लिखते थे कुछ भी नाम रख दो, ठीक है।
x इज इक्वल टू उसमें 5, ठीक है, ये एक ही वैल्यू स्टोर करवा रहा है। एरे क्या होती है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाने के लिए यूज़ किया जाता है एरे को। तो अब एरे की अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं तो वो यही है कि लेट सपोज़ मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसका नाम रख दिया मैंने कार्स। और यार देखो, वेरिएबल एरेज मैंने इसलिए भी नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं लिंक दे दूंगा, वो आपको खुद जाके, बहुत से ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत से ऑनलाइन आर्टिकल्स हैं, साइट्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। आपने इतनी जावास्क्रिप्ट तो पढ़ ली कि आपको चीज़ें अब समझ में आने लगेंगी। एरे क्या चीज़ है, मल्टीपल डाटा स्टोर करवाता है। मैंने अब ये भी बताया था कि मल्टीपल डाटा स्टोर करवाने के लिए ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं हम, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड ऑब्जेक्ट, के हमें कब जो है वो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने चाहिए और कब जो है वो एरे यूज़ करने चाहिए। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट जो है ना आपके कोड के अंदर एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब वो चीज़ क्या हो सकती है, एक पर्सन, ठीक है, जिस तरह हमने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते थे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के ज़रिए। वो क्या करता था, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और दोनों का गेट ईमेल भी हमने बनाया था, मुझे याद नहीं हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। पर्सन हो सकता है वो, ठीक है, ऑब्जेक्ट। एक कार हो सकती है, कार की मॉडल नंबर, इंजन, उसका अगर मेथड की बात की जाए तो उसका चलना, उसका रुकना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट होते थे। एरे जो है ना चीज़ आपको, ठीक है, ये एरे भी मल्टीपल डाटा स्टोर करवाती है, लेकिन एरे हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें एक ऑर्डर्ड कलेक्शंस का जो है वो हमें स्टोर करवाना हो, कि ताकि हम फिर उसको इंडेक्स के ज़रिए जो है वो फैच कर लें डाटा को। लेकिन एरेस के अंदर जो है वो हम प्रॉपर्टीज़ तो चलें छोड़ दें, मेथड्स हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये और चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एरे समझ में आ जाए। एरे क्या होता है, सिर्फ सिंपल बात ये याद रखें, एक ही वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल डाटा स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है अभी बता देता हूँ। एरे की एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने एक वेरिएबल रखा, ये देखो ये पहली वाली लाइन क्या कर रही है, सिर्फ एक्स के अंदर एक ही वैल्यू है। अगर मल्टीपल डाटा एक्स के अंदर ही स्टोर करवाना है, लेट सपोज एक्स के अंदर ही स्टोर करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊँगा, मैं एक एरे बनाऊँगा। एरे हमेशा कैसे बनती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, और उसके अंदर मैं, ठीक है, कोई भी गाड़ी का नाम, पहली आ गई, ठीक है, फिर वॉल्वो आ गई। अब आपके ऊपर है, टोयोटा रखें, कुछ भी रखें, तो दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स आई हैं, तीसरी भी मैं स्ट्रिंग ही लिख रहा हूँ, ठीक है। आ, ठीक है, तो तीन वैल्यूज़ आ गई। एरे क्या कर रहा है, मल्टीपल डाटा स्टोर करवा रहा है। इसके अंदर सिर्फ आप स्ट्रिंग, देखें ये भी पढ़ाया हुआ है आपके बेसिक लेक्चर में कि डाटा टाइप्स भी कौन कौन सी होती हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप भी होते हैं। स्ट्रिंग क्या होते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ सीक्वेंस। ये हमने नंबर्स भी पढ़े हुए हैं, इंटीजर्स जिसे कहते हैं, नंबर भी मैं स्टोर करवा सकता हूँ इसके अंदर। सिंपल एक मैंने कॉमा लगाना है, ठीक है, और नंबर भी स्टोर करवा दिया। तो ये मल्टीपल डाटा स्टोर करवाने के लिए एरेज यूज़ होती हैं। अब दोबारा अपने कोड के ऊपर आ जाते हैं, हम क्या कर रहे थे। मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है, उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम है ब्लॉक चेन। उसको कोई पैरामीटर भी नहीं दिया है, ठीक है। उसके अंदर मैंने दिस, अब दिस कीवर्ड क्या करता है, बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। दिस डॉट चेन क्या कर रहा है, इसके अंदर मैंने एक एम्प्टी एरे बनाया है। ये बताऊँ क्या करेगा, आप हमारी ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी ब्लॉक क्रिएट होंगे वो इस एरे में जाके स्टोर होंगे। एरे मैंने क्या बताया अभी, कि एरे मल्टीपल डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मल्टीपल डाटा को स्टोर करवाने के लिए एरे अगर यूज़ कर रहे हैं, तो मल्टीपल डाटा में हमारे पास क्या होगा, हमारा एक ब्लॉक, जिस तरीके से बिटकॉइन का ब्लॉक 8 to 10 मिनट्स के बाद माइन होकर ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाता है, तो हमारी ब्लॉकचेन के अंदर भी जो ब्लॉक ऐड होगा, ठीक है, 10 मिनट के बाद, तो वो भी इसी ही एम्प्टी एरे के अंदर, मतलब पहले एक ब्लॉक था, 10 मिनट के बाद एक और ब्लॉक क्रिएट हुआ, तो वो भी इस एरे में जाके स्टोर हो जाएगा। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ वेयर आवर ब्लॉकचेन विल बी स्टोर, ठीक है। मतलब कि हम जितने भी न्यू माइन ब्लॉक्स करेंगे वो स्टोर इस जगह पर आएंगे। माइन ब्लॉक मतलब कि जो माइन होने के बाद, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर पहली प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है, दिस डॉट चेन, और वो एक एम्प्टी एरे है।
और उसके अंदर हमारा ब्लॉकचेन का पूरी ब्लॉकचेन डाटा जो है ना वो स्टोर होगा, ऑल द ब्लॉक्स। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, दिस डॉट पेंडिंग ट्रांजैक्शंस। ये क्या चीज़ कर रही है, मैंने अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम रखा है ब्लॉकचेन, ठीक है, फिर उसके अंदर मैंने लिखा दिस डॉट चेन, और अब मैंने अपनी एक दूसरी प्रॉपर्टी बताई है, वो ये कर रही है कि जितनी भी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होंगी, जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि 10 मिनट के बाद ब्लॉक क्रिएट होता है बिटकॉइन का, तो उस 10 मिनट के वक्फे के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होनी होती ना, वो सब इस एरे में जाके बैठेंगी, इस एरे में जाके स्टोर होंगी। जब ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, 10 मिनट के बाद ब्लॉक क्रिएट होने वाला है, अगला नया होने वाला है लेट सपोज, तो ये सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस उस ब्लॉक में जाकर ऐड हो जाएंगी और फिर माइन होंगी, और फिर हमारा वो ब्लॉक इस चेन में जाके स्टोर हो जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत है, लेकिन समझना ऐसे ही पड़ेगा आपको कि भाई करेंगे क्या। भाई देखें, 10 का ब्लॉक जो है वो 1 मिनट के बाद क्रिएट होता है, बिटकॉइन का 10 मिनट के बाद। तो उस 10 मिनट के वक्फे तक मैंने एक ट्रांजेक्शन जनरेट की है, लेकिन वो उसी वक्त जो है वो मेरी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड नहीं हो जाएगी जब तक कि अगला ब्लॉक माइन नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी की सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस मैं नहीं बनाऊंगा, और भी लोग जो हैं वो दुनिया में कर रहे होंगे। तो ठीक है, बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो इन 10 मिनट में बहुत सी ट्रांजैक्शंस एक एरे में जाके स्टोर होंगी। हमारी भी ब्लॉकचेन में यही होगा कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस बनाएंगे वो पहले इस एम्प्टी एरे के अंदर, क्योंकि हम ट्रांजैक्शंस एक नहीं बनाएंगे, अगेन एरे क्यों यूज़ करते हैं, मल्टीपल डाटा को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, तो हम एक ट्रांजैक्शन नहीं बनाएंगे पेंडिंग, हम 3 से 4 बना लेंगे, और जब वो बना लेंगे 4 ट्रांजैक्शन, फिर ब्लॉक माइन करेंगे। ये सब मेथड्स बनेंगे इनके। ठीक है, ब्लॉक माइन करने के बाद वो फिर डाटा हमारी ब्लॉकचेन के अंदर जाके स्टोर होगा। बस यही है मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन ब्लॉकचेन का। हम अभी मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो अभी हमारा चल रहा है, लंबा होगा, हम पढ़ चुके हैं। अब मैं जो मेथड्स जो है ना वो मैं अपने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर नहीं बनाऊंगा। मैं जितने भी मेथड्स, अब मैं अगेन वो मैं इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बाहर बनाऊंगा। मेथड क्या चीज़ है, अगेन प्रीवियस लेक्चर को जाके पढ़ें। मेथड्स अगर मुझे ऐड करवाने हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के बाहर से, तो मुझे एक प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट की प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और मेथड क्या होता है दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटी सी चीज़। मेथड क्या होता है यार, ऑब्जेक्ट के अंदर जो हो, देखें, प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं। ठीक है, मेथड हो गया, लेट सपोज कि अगर कार का फ्यूल ग्रेटर दैन है, कि अगर फ्यूल है तो मेरी कार चलेगी, वरना मेरी कार नहीं चलेगी। तो ये मेथड है ना, कि भाई मेरा मेथड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कार का चलना, कार का रुकना, ये एक मेथड है। कार का मॉडल नंबर, उसका इंजन, उसका कलर, उसका वेट, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहरहाल कहाँ से कहाँ निकल गए। मैंने अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर ही क्या किया, मैंने अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया है। उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो क्या कर रही हैं कि भाई हम मेरी पूरी की पूरी ब्लॉकचेन, पूरा का पूरा ब्लॉकचेन का डाटा वो इस एरे में जाके स्टोर होगा, और मेरी सारी की सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस इस एरे में जाके स्टोर होंगी, और फिर जाके ये अगले ब्लॉक में जाके माइन होंगी, और फिर जब वो ब्लॉक माइन हो जाएगा तो वो इस एरे में जाके स्टोर हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन है मुझे पता है, लेकिन अभी तो शुरू किया है, सारी चीज़ें क्लियर होंगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो अब मैंने अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बाद अब अपने ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन चुका है, इसी के अंदर मैं एक नया मेथड क्रिएट करवाऊँगा। ठीक है, और अगर आपको पता है कि भाई अगर मुझे बाहर से कोई प्रॉपर्टी, अपने मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बाहर से कोई प्रॉपर्टी या कोई मेथड ऐड करवाना है, तो मैं ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करते थे ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, बेसिक्स में। कैसे करते थे कि आप अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को पहले कॉल करते थे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम क्या मेरे ऊपर, ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ब्लॉकचेन को कॉल कर लिया, डॉट ऑपरेटर लगाया। ठीक है, और अब क्या करना है, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को कॉल करना है। ठीक है भाई, कर दिया, डॉट ऑपरेटर लगाया। मैं एक मेथड क्रिएट करवाने जा रहा हूँ
और उस मेथड का नाम क्या है, क्रिएट न्यू ब्लॉक। ठीक है, क्रिएट न्यू ब्लॉक। ओके, मेथड है तो फंक्शन है वो ऑब्वियसली। ठीक है, और उस फंक्शन के को अब मैं क्या दूंगा, पैरामीटर्स दूंगा कुछ ना कुछ। ठीक है, पहला पैरामीटर जो मैं देने जा रहा हूँ वो है नॉन्स। अगेन नॉन्स क्या चीज़ है, क्या चीज़ है सब बताएंगे अभी, बहुत अभी तो हमारा ब्लॉकचेन शुरू हुई है। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नॉन्स, नॉन्स क्या चीज़ है बताता हूँ। नॉन्स बेसिकली यार प्रूफ ऑफ वर्क से ना, जब हम प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम चलाएंगे तो प्रूफ ऑफ वर्क से ना हमें एक नंबर मिलता है नॉन्स। नॉन्स एक बेसिकली एक नंबर ही है जो आपको एक लेजिटिमेट ब्लॉक कि हाँ ये आपने ही माइन किया है। ठीक है, तो नॉन्स के ऊपर अभी बहुत बात करेंगे इसके ऊपर। तो नॉन्स एक बेसिकली एक नंबर है जो आपको प्रूफ ऑफ वर्क से मिलेगा, प्रूफ ऑफ वर्क करने के बाद मिलेगा। प्रूफ ऑफ वर्क का भी हम मेथड बनाएंगे और करेंगे अपना प्रूफ ऑफ वर्क, और फिर वो देखिएगा किस तरीके से वो प्रूफ ऑफ वर्क हमें ये नॉन्स रिटर्न करता है कि हाँ भाई ये लेजिटिमेट ब्लॉक है। ठीक है, तो नॉन्स हम मतलब एक न्यू ब्लॉक क्रिएट करने के लिए ना, ये देखें, ये क्रिएट न्यू ब्लॉक करने के लिए मैं अपने फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर्स लिखने जा रहा हूँ। पहला पैरामीटर मैंने लिख दिया है नॉन्स। अगला पैरामीटर क्या है, प्रीवियस ब्लॉक हैश। ठीक है, उसके बाद मेरा आखिरी पैरामीटर क्या है, हैश। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा लेकिन समझना पड़ेगा। अब मैंने नॉन्स तो जो है वो बताया है। नॉन्स क्या है, हमें प्रूफ ऑफ वर्क से एक नंबर मिलेगा यार, ये हम अभी सारा करेंगे। ठीक है, पढ़ना ही यही है। प्रीवियस ब्लॉक हैश, ये क्यों इंपॉर्टेंट है यार, न्यू ब्लॉक क्रिएट करने के लिए ना हमें प्रीवियस ब्लॉक का हैश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ब्लॉकचेन क्या चीज़ है, इम्यूटेबल लेजर है, कि वो लेज ऐसा खाता जो चेंज नहीं किया जा सकता। तो मुझे नया ब्लॉक क्रिएट करने के लिए ना मेरे पास पिछले ब्लॉक का हैश लाजमी होना चाहिए। अगर देखो, क्योंकि होगा क्या कि जब मैं एक नया ब्लॉक क्रिएट करूँगा, ठीक है, इससे इससे अगला वाला ब्लॉक क्रिएट करता हूँ लेट सपोज, तो एक अगले वाले ब्लॉक के पास इस पीछे वाले ब्लॉक का हैश होगा। तो अगर मैं अगले वाले ब्लॉक के अंदर डाटा को चेंज करना चाहूँ तो उसका हैश डिफरेंट आएगा। आप डाटा चेंज, क्योंकि डाटा तो चेंज कर लिया आपने लेट सपोज, लेकिन हैश डिफरेंट आ गया क्योंकि प्रीवियस ब्लॉक हैश आपके पास नहीं। यार ये मैं एक चीज़ें इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि जब हम करेंगे तो ये सब हमें समझ में आएगा, क्योंकि हमारे न्यू ब्लॉक के अंदर प्रीवियस ब्लॉक का हैश होना, हैश का जो होना वो बहुत लाजमी है, वो वैलिडेशन के लिए। क्योंकि एक चेन है, अगर मैं एक ब्लॉक के अंदर कुछ भी चेंज करने जाऊंगा, ठीक है चलो मैंने ट्रांजैक्शन तो उस ब्लॉक की चेंज कर दी, लेकिन मुझे मेरा उस ब्लॉक का हैश डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि प्रीवियस ब्लॉक हैश मैच नहीं कर रहा होगा उसके साथ। ठीक है, मतलब कि ये अगर ये मेरे पास पिक्चर्स होती ना तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता कि आपने अगर एक ब्लॉक का भी हैश चेंज किया ना तो सारे ब्लॉक का हैश, ब्लॉकचेन ही मतलब वो कहेगा कि भाई कैसे आपने पिछले 10 ब्लॉक में से लेट सपोज 7वें वाले ब्लॉक का मैंने हैश चेंज कर दिया, उस 7वें वाले ब्लॉक का जो हैश था वो 8वें वाले के पास था, तो 8वें वाले कहेगा, 8वां ब्लॉक कहेगा कि भाई तुमने कैसे चेंज कर दिया पीछे 7वें वाले ब्लॉक का हैश, वो तो मेरे पास ये आया था कुछ कुछ दिनों पहले जब ये ब्लॉक क्रिएट हुआ था। तो ये सब हम चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो नॉन्स क्या था, नॉन्स एक नंबर है, प्रूफ ऑफ वर्क से मिलेगा। जब हम प्रूफ ऑफ वर्क का मेथड बनाएंगे तो हमें नॉन्स मिल जाएगा। प्रीवियस ब्लॉक हैश पिछले वाले ब्लॉक का हैश है। हैश क्या होता है इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। कौन सा एल्गोरिथम लगाएंगे हम, SHA-256 एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, हैशिंग एल्गोरिथम। उसके बाद इस ब्लॉक का हैश है, ये जो अगला जो है ना ये चीज़, इसे मैं करंट ब्लॉक हैश कह रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा मैंने किया क्या है, मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है और उसके बाद मैंने क्या कर लिया है, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के ज़रिए एक मेथड ऐड करवा दिया है। मैं थोड़े से कमेंट्स भी देख लूँ, डाटा डिस्टर्ब हो जाएगा। एक्सप्लेन हैश, यार हैश क्या होता है कि आपने कुछ भी डाटा दिया, ठीक है, आपने उसके ऊपर एल्गोरिथम लगाया तो उसने एक आर्बिट्री आपको ना एक रैंडम से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दे दिए। देखते हैं अभी हैश बनाता हूँ, अभी करेंगे ना सारा ये चीज़ इसी वीडियो लेक्चर में। हैश एक रैंडम हैश जो है ना खुद ही लिखूँगा। तो क्या कर रहे थे हम, हमने एक मेथड बनाया है ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, और उस मेथड के अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, नॉन्स, प्रीवियस ब्लॉक हैश और हैश। ठीक है, अब
इस मेथड के अंदर जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो इस मेथड के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट जो बनाने जा रहा हूँ मैं, ये होगा क्या, ये होगा असल ब्लॉक। ब्लॉकचेन के अंदर एक ब्लॉक जिसके अंदर डिफरेंट डाटा होता है। ठीक है, तो अभी जो मेथड तो मैंने बना लिया कि क्रिएट न्यू ब्लॉक। जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो मेथड जब कॉल होगा तो करेगा क्या? ठीक है, फंक्शन जब होता है ना, फंक्शन आपने नाम लिख दिया, फंक्शन करेगा क्या? फंक्शन करेगा क्या, बताता हूँ फंक्शन क्या करेगा। फंक्शन हमारे एक ब्लॉक का डाटा रिटर्न करेगा, एक एक्चुअल ब्लॉक का डाटा। ठीक है, वो कैसे? ब्लॉक का डाटा। अब ब्लॉक के अंदर मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ नहीं होती है। अब अगर अगर आप एक्सप्लोरर भी खोल लें 10 ऐप का किसी का भी, तो उस ब्लॉक के डाटा को देखिएगा क्या होता है उस ब्लॉक के डाटा के अंदर। उसके अंदर डेट होती है, उसके अंदर टाइम स्टैम्प। ठीक है, टाइम स्टैम्प ही आ गया। उसके अंदर उस ब्लॉक का इंडेक्स होता है, उस ब्लॉक का हैश होता है। ठीक है, वो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल एक मेथड बनाया है, वो मेथड रिटर्न क्या करवाएगा मेरा, एक ब्लॉक रिटर्न करवाएगा जो हम क्रिएट करवाएंगे। जब जब ये इस मेथड को कॉल करूँगा ये एक ब्लॉक रिटर्न कराएगा। ठीक है, और उस ब्लॉक के बाद उस ब्लॉक के पास सॉरी उस ब्लॉक के पास नॉन्स होना लाजमी है, प्रीवियस ब्लॉक होना लाजमी, प्रीवियस ब्लॉक हैश होना लाजमी है। और हैश अभी मैंने बनाया ही नहीं है, मैं बना लेता हूँ कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन, यार ये पहला लेक्चर कन्फ्यूजन होगा क्योंकि चीज़ें अभी जो है ना क्लियर नहीं हुई हैं मुझे। जब हम भी सीखते थे तो बिल्कुल क्लियर नहीं होती थी चीज़ें। सीख करते रहेंगे, समझ में आएगा, चीज़ें चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, ओके। मैंने अपने जो ब्लॉक जो होगा एक ब्लॉकचेन के अंदर, जो एक ब्लॉक होता है उसके अंदर मैंने दोबारा चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है उस ब्लॉक के अंदर। उस ब्लॉक के अंदर उसका इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, उसके अंदर उसका टाइम स्टैम्प होता है कि वो कब क्रिएट हुआ, कौन सा नंबर है उसका। प्लस उसके अंदर ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हुई हैं, उस ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं। प्लस उस ब्लॉक का नॉन्स क्या था, नॉन्स क्या था, प्रूफ ऑफ वर्क से मिलता है। प्लस उस ब्लॉक का हैश क्या है। प्लस उस ब्लॉक के पास पिछले वाले ब्लॉक का हैश है कि नहीं है। ये सब अभी मैं लिखूंगा, ये सिर्फ मैंने अभी बताया है। तो एक ब्लॉक के पास क्या क्या होता है, इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या है, दिस इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ द ब्लॉक, कि इस ब्लॉक का पहला ब्लॉक का पहला ब्लॉक क्रिएट हुआ, लेट सपोज उसका इंडेक्स है 1। अगला ब्लॉक क्रिएट हुआ उसका इंडेक्स हो जाएगा 2। अगला ब्लॉक क्रिएट हुआ उसका नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो एक्सप्लोरर पे जाके देखें भी अभी 10 ऐप का क्या चल रहा है, ब्लॉक नंबर बिटकॉइन का क्या चल रहा है। ठीक है, तो थोड़े से ओके। अच्छा, इंडेक्स अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, दिस डॉट चेन। मैंने कॉल किया है अपनी प्रॉपर्टी को दिस डॉट चेन को, क्योंकि भाई ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और ये जो मेथड है, ये मेथड जो है, ये मेथड ये इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हिस्सा है। तो इसलिए मैंने दिस डॉट चेन आगे एक डॉट ऑपरेटर लगा के जावास्क्रिप्ट के लेंथ के प्रॉपर्टी को कॉल किया है और +1 के भाई +1। ठीक है, जब भी एक ब्लॉक क्रिएट हो तो उसके इंडेक्स के अंदर +1 का इजाफा हो जाएगा। भाई जैसे ही एक ब्लॉक क्रिएट होगा तो पहले वाले ब्लॉक का अगर इंडेक्स नंबर 1 है तो अगला +1 होकर 2 हो जाएगा, 2 के अंदर +1 होकर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये डॉट लेंथ प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलो जी, पहले एक ब्लॉक के अंदर ब्लॉक का नंबर तो होता है जो कि हमने लिख लिया है। आगे चलते हैं। उस ब्लॉक के पास मैंने बताया है कि क्या होगा, आपको नज़र आ रहा होगा, नज़र आता है एक्सप्लोरर के ऊपर। मैं यार खोल भी लेता हूँ आपको एक जो है ना एग्जाम्पल दे देता हूँ कि भाई मैं करना ब्लॉक के पास क्या क्या होता है। एक्सप्लोरर खोल लेते हैं 10 ऐप का ही। ठीक है, तो नज़र आ रही है यार ये स्क्रीन, मेरे ख्याल से आ जाएगी। तो ये देखो एक ब्लॉक का, ये देखो ये ब्लॉक नंबर आ रहा है। ठीक है, प्लस जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसका हैश आ रहा है, रेसिपेंट्स को छोड़ दें, अमाउंट आ रही है, और ये देखें टाइम स्टेप कि कब ये ब्लॉक क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या है, ब्लॉक नंबर आया है, हैश आया है, रेसिपेंट्स को छोड़ देते हैं, अमाउंट को भी छोड़ देते हैं, कितने टी पे जनरेट हुए हैं, प्लस टाइम स्टैम्प। और भी ब्लॉक के अंदर बहुत सारा डाटा होता है जो आपको अभी फ्रंट एंड के ऊपर शो नहीं हो रहा है। बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि
ठीक है, ओके। मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि भाई मेरे ब्लॉक के पास ब्लॉक का नंबर तो आ गया, और वो हर जैसे ही एक ब्लॉक क्रिएट होगा अगला, तो उसके अंदर +1 हो जाएगा उसके इंडेक्स की प्रॉपर्टी के अंदर। ये एक ऑब्जेक्ट है यार, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये एक ऑब्जेक्ट है। जब ये मेथड कॉल होगा तो ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। रिटर्न भी करवाते हैं, सब्र कर जाओ। और ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, न्यू ब्लॉक। कि हर ब्लॉक, जो भी ब्लॉकचेन के अंदर एक ब्लॉक होगा, उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसका ब्लॉक नंबर होना चाहिए, जो हमने एक प्रॉपर्टी लिख ली है। अगली प्रॉपर्टी के पास चलते हैं। ब्लॉक कब क्रिएट हुआ, कब क्रिएट हुआ मतलब टाइम स्टैम्प, ठीक है, टाइम स्टैम्प। दोबारा ऑब्जेक्ट एक जावास्क्रिप्ट के मेथड को कॉल करूँगा, बिल्टन मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। डेट को अगर कॉल करनी हो, आज का वक्त जो हो रहा है, तो उसका बिल्टन ऑब्जेक्ट है डेट, लिख देंगे डॉट नाउ। ये मेथड है एक जावास्क्रिप्ट का, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा है, टाइम स्टैम्प, और मैंने जावास्क्रिप्ट के मेथड को कॉल कर लिया है, डेट वाले मेथड को। इससे आपको वक्त पता चल जाएगा कि ये ब्लॉक कब क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी लिख दी है कि मेरे उस ब्लॉक के पास होगा क्या, इंडेक्स नंबर तो होगा, उस ब्लॉक का नंबर होगा। कब वो ब्लॉक क्रिएट हुआ है, तो मैंने जावास्क्रिप्ट के डेट के मेथड को कॉल कर लिया है। अच्छा चलो यार, ब्लॉक के पास दो चीज़ें तो हो गई, तीसरी चीज़ क्या होगी, ट्रांजैक्शंस, ठीक है, कि भाई इस ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है। और वो कौन सी ट्रांजैक्शंस होंगी, थोड़ा सा अगर हिंट भी दूं, तो यार वो ये सारी पेंडिंग वाली ट्रांजैक्शंस होंगी। क्योंकि जब ये ब्लॉक क्रिएट होगा, होने जा रहा होगा, लेट सपोज माइनर इसे माइन करने जा रहे हैं, माइनर क्या करेंगे इस ब्लॉक के अंदर, कौन कौन भाई 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो जितनी भी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होंगी ना, वो सारी इस ब्लॉक के पास आ जाएंगी, और फिर माइनर इसे माइन करते हैं, और फिर ब्लॉकचेन के अंदर, हमारे चेन के अंदर ये ब्लॉक ऐड हो जाएगा। तो इस ब्लॉक के पास तो ट्रांजैक्शंस होना तो लाजमी है, और वो कौन सी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो पिछले 10 मिनट से वेट कर रही थी, हम जैसे यूज़र्स ने क्रिएट करके रखी हुई थी, ठीक है। तो दिस डॉट पेंडिंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि भाई ये देखो, ये मैंने बनाई हुई है कि जो अभी देखो, पेंडिंग ट्रांजैक्शन तो अभी कुछ बनाई नहीं है, क्योंकि इसका तो मेथड बनाएंगे हम अभी आगे जाके, ठीक है। कि ट्रांजैक्शन बनती कैसे, इसका तो एक अलग मेथड है, वो अभी अभी हम आगे जाके करेंगे। लेकिन जो भी पेंडिंग ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन होंगी, होनी चाहिए ट्रांजैक्शंस, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा होगी, सॉरी, ठीक है। तो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस, जो भी पेंडिंग ट्रांजैक्शन होगी वो इस ब्लॉक में आ जाए। और जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, मतलब ये ब्लॉक क्रिएट होने की, बिल्कुल ब्लॉक, ये मेथड जब कॉल करूँगा तो ब्लॉक ही क्रिएट होगा। लेकिन अभी तो चीज़ें नहीं है ना हमारे पास, नॉन्स नहीं है, प्रीवियस ब्लॉक नहीं है, प्रीवियस ब्लॉक का हैश नहीं है, और इस ब्लॉक का भी हैश नहीं है। लेकिन आज भी हम एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे, फिक्र ना करें, डमी डाटा लेकर, ठीक है। डमी नॉन्स ले लेंगे, डमी जो है वो हैश ले लेंगे, और डमी जो है वो मतलब इस प्रीवियस ब्लॉक हैश ले लेंगे। तो करेंगे, आज भी हम एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे, और अपनी देखिएगा हमारी चेन के अंदर ब्लॉक ऐड भी होगा, करेंगे भी। बहरहाल एक ब्लॉक के पास ब्लॉक का नंबर आ गया, एक ब्लॉक के पास कब ये ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसका वक्त आ जाएगा, टाइम स्टैम्प जिसे कहते हैं। उस ब्लॉक में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन थी वो आ गई, प्लस उस ब्लॉक के पास नॉन्स भी होना चाहिए, जो हमने ऊपर बताया है नॉन्स क्या है। क्योंकि भाई वो वैलिड ब्लॉक होना चाहिए। वो वैलिड ब्लॉक कब होगा, जब उसके पास प्रूफ ऑफ वर्क माइनर्स करेंगे, तो प्रूफ ऑफ वर्क से एक नॉन्स नंबर आपको मिलता है, वो नॉन्स यही बता रहा होता है कि हाँ ये वैलिड ब्लॉक है। तो अगर ये भी वैलिड ब्लॉक होना चाहिए, तो इसके पास नॉन्स भी होना चाहिए। और नॉन्स कहाँ से मिलेगा, वही जो प्रॉपर्टी यहाँ पे जो डिक्लेयर की है अभी, ठीक है, यहाँ से जो भी नॉन्स होगा वो उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का जो नॉन्स है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है न्यू ब्लॉक। इस ऑब्जेक्ट का जो नॉन्स है वो यहाँ वाले नॉन्स है, ठीक है, दोनों सेम ही है। नॉन्स जब आप एक दफ़ा जनरेट कर लेंगे प्रूफ ऑफ वर्क से, तो वही वाला नॉन्स इस ब्लॉक के प्रॉपर्टी के अंदर भी है, ठीक है, कि इस ब्लॉक का नॉन्स क्या था। प्लस इस ब्लॉक के पास मैंने बताया, इस ब्लॉक के पास क्या होना चाहिए, प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी होना चाहिए,
तभी तो ये एक वैलिड ब्लॉकचेन की चेन बनती है। कि भाई लेट सपोज कोई 5 ब्लॉक की ब्लॉकचेन है और 5वें वाले ब्लॉकचेन के पास चौथे वाले ब्लॉकचेन का हैश है कोई, ठीक है। तो अगर किसी ने जाके चौथे वाले ब्लॉकचेन का हैश चेंज करने की कोशिश की तो 5वां वाला ब्लॉक कह देगा भाई नहीं कर सकते, मेरे पास तो चौथे वाले ब्लॉक का हैश ये था। अब कोई बाहर से कोई बंदा आया है और उसने हैश जो है वो चेंज किया है, तो 5वां वाला ब्लॉक कहेगा ये ब्लॉकचेन वैलिड नहीं रही है, किसी ने कोई अटैम्प्ट किया है इसको, एर ब्लॉकचेन के लेजर को चेंज करने की कोशिश की है। तो एक ब्लॉक के पास, हर ब्लॉक के पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश होता है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, प्रीवियस ब्लॉक हैश वही जो हमारा फंक्शन का पैरामीटर है, ठीक है। प्रीवियस ब्लॉक हैश भी प्रीवियस ब्लॉक हैश के बराबर है, प्लस एक और चीज़ भी होनी चाहिए इस ब्लॉक के पास, भाई इस ब्लॉक के पास इसका अपना हैश भी तो होना चाहिए। इसका अपना हैश होगा तो अगले वाले ब्लॉक का ये प्रीवियस, अगले वाले ब्लॉक के लिए ये इसका प्रीवियस हैश का काम करेगा। समझ में आ रही हैं चीज़ें? कि भाई इस ब्लॉक के पास जब हैश होगा तब ही तो अगले वाले ब्लॉक के लिए ये वाला ब्लॉक का हैश प्रीवियस ब्लॉक हैश का काम करेगा। यार ये सारी चीज़ें इसको बार बार लेक्चर को देखिएगा और कंप्लीट करेंगे, अभी तो बहुत लंबा डाटा स्ट्रक्चर चलेगा, फिर हम एपीआई बनाएंगे अपनी ब्लॉकचेन के लिए और फिर हम अपनी ब्लॉकचेन को एक्सेस करेंगे उन एपीआईज़ के ज़रिए। बहुत लंबा काम चलने वाला है, इसको समझिएगा ज़रूर कि भाई इस ब्लॉक का हैश होना लाजमी है, तभी अगले वाले ब्लॉक के लिए ये वाला ब्लॉक का हैश प्रीवियस ब्लॉक हैश के लिए काम करेगा, एज अ प्रीवियस ब्लॉक हैश के तरीके के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक का जो हैश है वो भी हैशिंग कैसे करेंगे, निकालेंगे हम तो SHA-256 एल्गोरिथम लगाएंगे। आज के लिए तो कुछ नहीं करेंगे हम, आज एक डमी डाटा से लेके हम डमी नंबर, डमी नॉन्स ले लेंगे, डमी प्रीवियस ब्लॉक हैश ले लेंगे, डमी जो है वो हम इस करंट हैश ब्लॉक लिख देंगे, करंट हैश लिख देंगे डमी, और फिर जो है वो हम ब्लॉक जनरेट करवाएंगे। समझ में आ रही है चीज़ें? लेकिन आगे जाके तो हम प्रूफ ऑफ वर्क का मेथड लगाएंगे, तो वहाँ से हम नॉन्स लेंगे, आगे जाके हम हैशिंग एल्गोरिथम लगाएंगे SHA-256, ठीक है। डमी वगैरह कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ आज के लेक्चर के लिए डमी होगा। तो भाई देखो मैंने क्या, अच्छा मेरा जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक न्यू ब्लॉक के अंदर जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो मैंने लिख दी हैं। हमारी कस्टम ब्लॉकचेन है, हम इतनी ही चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो, ऑब्जेक्ट मैंने कर दिया बंद ये, ठीक है। मेथड तो अभी मैं ही हूँ, मैं मेथड का नाम क्या है, क्रिएट न्यू ब्लॉक। न्यू ब्लॉक जब वो क्रिएट करेगा तो उस ब्लॉक के पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। प्लस जब अब अगली चीज़ सोचें यार, ब्लॉकचेन के अंदर क्या होगा कि जब मेरा ये ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जब मेरा ये ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा तो अगला काम क्या होना चाहिए यार, अगर ऐसी सोचते हैं तो यार अगला काम ये होना चाहिए कि जो भी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस हो वो ज़ीरो हो जानी चाहिए, वो एम्प्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि भाई सारी की सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस इसमें आ जानी चाहिए। और ये जब ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा तो ये तो ज़ीरो हो जाना चाहिए ना, ये तो खाली हो जाना चाहिए, ताकि अगले 10 मिनट तक फिर नए यूज़र्स आएँ, नई ट्रांजैक्शंस बने, वो सारी की सारी नई ट्रांजैक्शंस इस पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे में जाके स्टोर हों। तो भाई जब नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा, तो जब ये नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा तो पेंडिंग ट्रांजैक्शन तो सारी की सारी ख़त्म हो जानी चाहिए, ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो बिल्कुल कर लेते हैं, दिस डॉट पेंडिंग ट्रांजैक्शंस इज़ इक्वल टू अगेन एम्प्टी हो जानी चाहिए, और एम्प्टी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, मतलब ज़ीरो नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। अच्छा यार अब सुन लो, अब एक बिल्कुल चीज़ समझ में आ गई, अगला काम करते हैं। अब अगला काम क्या करते हैं कि यार ये तो ब्लॉक की मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, मतलब कि ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं कि उस ब्लॉक के पास क्या क्या होना चाहिए। जब ये मेथड कॉल करूँगा मैं तो ये ब्लॉक क्रिएट होगा। फिर मैंने आपको बात बताई कि जब ये ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा तो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस हो जानी चाहिए सारी की सारी एम्प्टी, ठीक है। प्लस जब ये ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, शुरू में बताया सारे के सारे ब्लॉक हमारी ब्लॉकचेन की चेन के एरे के अंदर जाएंगे, ठीक है। हम सारे के सारी हमारी ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक्स होंगे वो हम इस एरे के अंदर जाके स्टोर करवाएंगे। तो भाई बिल्कुल जब ये ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा पेंडिंग ट्रांजैक्शन सारी की सारी ख़त्म हो जानी चाहिए, एम्प्टी हो जानी चाहिए, ठीक है।
एम्प्टी हो जानी चाहिए, ये देखो। प्लस अब ये वाला ब्लॉक जाके कहाँ ऐड हो जाना चाहिए, मेरी चेन के एरे के अंदर। तो एरे के अंदर जब कोई चीज़ आप ऐड करवाते हो या डिलीट करवाते हो, ऐड करवाने का मतलब है, अच्छा ऐड करवाना है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड का नहीं, डॉट ऑपरेटर कौन सा यूज़ होगा, पुश का। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ यार, मैं जो है ना चीज़ें पहले बताना शुरू कर देता हूँ और फिर लिखता नहीं हूँ तो लोगों को थोड़ा सा शायद मुश्किल हो। मैंने क्या किया है, जब मेरा ये मेथड कॉल हो, मेथड का नाम क्या है, क्रिएट न्यू ब्लॉक। जब वो ब्लॉक क्रिएट हो, जब ये मेथड कॉल हो सॉरी, तो एक तो है ये ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, न्यू ब्लॉक। कि उस ब्लॉक के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस ब्लॉक के पास वैलिड नॉन्स होना चाहिए। नॉन्स कहाँ से आएगा, प्रूफ ऑफ वर्क करके आएगा। प्रूफ ऑफ वर्क तो अभी लिखा ही नहीं है कुछ, ठीक है लिखेंगे। प्रीवियस ब्लॉक हैश होना चाहिए उसके पास, इस ब्लॉक के पास जो ब्लॉक क्रिएट होने वाला है। प्लस उसके पास इसका अपना हैश भी होना चाहिए। हैशिंग एल्गोरिथम्स भी नहीं अभी लिखे, SHA-256 किया ही नहीं है कुछ, आगे जाके करेंगे ये सब। प्लस वो ब्लॉक का टाइम क्या जब ये ब्लॉक क्रिएट हो, प्लस उसके ब्लॉक का नंबर ऐड हो जाना चाहिए, मतलब उस ब्लॉक का नंबर होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। बहरहाल जब ये ब्लॉक क्रिएट हो जाए तो फिर क्या हो, जितनी भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी की सारी इस ट्रांजेक्शन्स में जब आ जाएंगी तो अब तो ये एम्प्टी हो जाना चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए, और एम्प्टी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। प्लस जब ये ब्लॉक क्रिएट हो जाए तो मेरी चेन के एरे के अंदर जाके ये पुश हो जाना चाहिए। पुश का मतलब है ऐड, पुश का मतलब है ऐड हो जाना चाहिए। और प्लस अब अपने ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा लेते हैं, ठीक है। रिटर्न क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर्स में हमने बताई हुई हैं। तो हमने क्या किया यार, हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो बनाया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बाद हमने अपने ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर एक मेथड ऐड करवाया है। मेथड बाहर से, अगर आप अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर बाहर से मेथड ऐड करवाते हैं या बाहर से कोई प्रॉपर्टी ऐड करवाते हैं तो कौन सी जावास्क्रिप्ट की बिल्ट इन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को। कैसे यूज़ करते हैं, अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम लिखेंगे ब्लॉक चेन, ठीक है, डॉट ऑपरेटर लगा के अब प्रोटोटाइप, ठीक है, बिल्ट इन कीवर्ड है। प्लस अपने मेथड का नाम रखेंगे, कौन सा मेथड हमने पहला अपनी ब्लॉकचेन का मेथड बनाया है, क्रिएट न्यू ब्लॉक के। जब हम ये इस मेथड को कॉल करें तो ये एक ब्लॉक क्रिएट करे, एक नया ब्लॉक क्रिएट करे, और उस नए ब्लॉक के पास उस ब्लॉक का नंबर होना चाहिए, उस ब्लॉक का वक्त होना चाहिए कि ये कब क्रिएट हुआ है, ठीक है। प्लस उसके इस ब्लॉक में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो पिछले 10 मिनट से 8 मिनट से 1 मिनट से इंतज़ार में थी। प्लस इस ब्लॉक के पास नॉन्स होना चाहिए। नॉन्स कहाँ से आएगा, प्रूफ ऑफ वर्क से आएगा। नॉन्स एक बेसिकली एक नंबर है। प्रूफ ऑफ वर्क जब हम करेंगे तो देखेंगे नॉन्स कैसे मिलता है, सब देखेंगे। प्लस इस ब्लॉक के पास प्रीवियस ब्लॉक हैश होना चाहिए, बता चुका हूँ क्यों ज़रूरी है हैश, प्रीवियस ब्लॉक का हैश। प्लस इस ब्लॉक के पास ही अपना हैश होना चाहिए, तभी अगले ब्लॉक के लिए इसका अपना हैश उस अगले वाले ब्लॉक के लिए प्रीवियस ब्लॉक हैश का काम करेगा। तो जब ये ब्लॉक ठीक है हो जाए तो हमारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस एम्प्टी हो जानी चाहिए और ये ब्लॉक क्रिएट ऐड हो जाना चाहिए हमारी चेन के एरे के अंदर, ठीक है। अभी इस मेथड को टेस्ट भी करेंगे। टेस्ट मैंने क्या बताया कि जब टेस्ट हम अपनी इस फाइल में नहीं करेंगे, फाइल को सेव करवा लिया है, हम कहाँ पे करेंगे, अपनी सेकेंड वाली फाइल के ऊपर जो क्या है test.js। यार एक जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है बिल्कुल, मैं काम इस फाइल के अंदर कर रहा हूँ लेकिन मैं टेस्ट अपने इस काम को दूसरी फाइल में कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ करूँगा, वो ये है कि मैं यहाँ से अपने इस काम को, अपने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, क्योंकि कॉल तो मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन को अपनी इस फाइल में करूँगा ना, तो मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करूँगा और वहाँ जाके इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो मतलब ये कोई ऐसा ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो है वो अपने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट किया ताकि मैं दूसरी फाइल में कॉल कर सकूँ, ठीक है, रिक्वायर कर सकूँ। तभी मैं जाके दूसरी फाइल में जाके टेस्ट करूँगा, इस फाइल को हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। टेस्ट के अंदर तो हम कुछ भी डमी हैश वगैरह कर सकते हैं ना, तो इसलिए हमने दूसरी फाइल बनाई है कि मैं जो है वो दूसरी फाइल में जाके टेस्ट करूँगा
यहाँ पे मैं कुछ टेस्ट नहीं करने वाला। यहाँ का जो भी काम होगा भाई, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही तो भाई एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि ये वाला जो मेथड है, सॉरी, ये जो मेथड है ये इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हिस्सा है भाई। मेथड बाहर से ऐड करवाया लेकिन है तो इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हिस्सा ही। तो मैं बस अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ही मैंने एक्सपोर्ट करवाया है। कौन सी कमांड, कौन सा लाइन ऑफ कोड लिखा है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू क्या करवाना चाह रहे हो, अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, सेव कर देते हैं। ओके, दूसरी फाइल में चले जाते हैं, सेटिंग्स को क्लोज कर दिया। दूसरी फाइल में जाके क्या करना है, रिक्वायर कर लेना या इंपोर्ट कर लेना है। कैसे करेंगे, एक मैंने जो है वो एक वेरिएबल बनाया, कॉन्स भी है। अच्छा, कॉन्स क्या चीज़ है, एक वेरिएबल है, मतलब डाटा स्टोर करेगा। ठीक है, कॉन्स करें, वार करें, लेट करें, फ़र्क है तीनों में। उस चीज़ों में नहीं पढ़ते, बहुत सिंपल सा फ़र्क है, आप पढ़ लीजिएगा गूगल पे जाके। बेसिक्स आपको अब इतनी आ जानी चाहिए कि भाई कुछ चीज़ें आप खुद भी एक्सप्लोर करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट, लेट एंड वार। ठीक है, कॉन्स्ट तो ये चीज़ है कि सिंपल इसके अंदर जो भी डाटा आ गया वो फिर चेंज नहीं हो सकता, वो इम्यूटेबल है। जो भी आपने वैल्यू स्टोर करवाई वो इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होगी। कॉन्स्ट, अपने वेरिएबल का नाम क्या रख रहा हूँ, वेरिएबल ही कहूँगा मैं इसे, ब्लॉक चेन। ठीक है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जो मैंने वहाँ से एक्सपोर्ट करवाया है, बल्कि पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं फाइल ही जो पूरी फाइल को ही ना यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, पूरी फाइल को ही मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ। हाँ, वो जो फाइल जो थी ना ब्लॉकचेन, वो मैंने यहाँ पे रिक्वायर करवा ली है। ठीक है, और वो किस वेरिएबल में जाके स्टोर है, ब्लॉकचेन के अंदर। ओके, अब क्या करते हैं, और भाई देखो, जब मैंने इस फाइल को ही एक्सपोर्ट करवा लिया है, और इस फाइल के अंदर से, मतलब इस फाइल को ही मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया है, रिक्वायर करवाया है, तो इस फाइल के अंदर से एक्सपोर्ट क्या चीज़ हो रही है, मेरी ब्लॉकचेन का कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो समझ में आ रही है चीज़, मैंने क्या किया है, वहाँ से अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को एक्सपोर्ट करवाया है, और मैंने यहाँ पे इस पूरी ही फाइल को इंपोर्ट करवा लिया है। ठीक है, और वो जो मेरी जो फाइल है वो सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपोर्ट कर रही है, उसका नाम है ब्लॉकचेन का कंस्ट्रक्टर फंक्शन। बहरहाल आगे चलते हैं, सिंपल सी एक मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए अब। यार कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का मकसद क्या होता था, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाना। ठीक है, ठीक है, तो चलो यार पहला ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, नाम रख देते हैं, लेट सपोज बिटकॉइन इज इक्वल टू, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ। कॉल कैसे करते थे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, याद होना चाहिए, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करवाने का तरीका, न्यू कीवर्ड लगाते हैं, प्लस अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम लिख देते हैं। ठीक है जी, यही करते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, या एक इंस्टेंस बना ली है अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। ओके यार, देखा जाए तो इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में तो ना कोई पैरामीटर था, देख लो कोई भी पैरामीटर नहीं था, और वो सिंपल क्या था, दो एरे हैं इसका, दो एरे हैं इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, और दोनों की दोनों एम्प्टी एरे हैं, क्योंकि चेन के पास भी कोई ब्लॉक नहीं है, और पेंडिंग ट्रांजैक्शंस के पास भी कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शन नहीं है भाई, क्योंकि ना कोई ट्रांजैक्शन ऐड ही नहीं की हमने, ट्रांजैक्शन का तो अभी हमने कोई मेथड ही नहीं बनाया। तो ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कहाँ से होगी। ठीक है, प्लस कोई ब्लॉक क्रिएट ही नहीं करवाया जो जहाँ यहाँ पे जाके स्टोर होगा। चेन के पास क्या होगा, हमारे पूरी ब्लॉक चेन के अंदर जितने भी ब्लॉक्स ऐड होंगे वो एक एक करके इस चेन के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ना कोई ब्लॉक क्रिएट करवाया है, ना कोई ट्रांजैक्शन है, और ना कोई पैरामीटर है। तो बस मैंने क्या किया है, मैंने बस अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करवा कर एक इंस्टेंस या एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। प्लस अब मतलब कि मेरा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो इस वेरिएबल में है बिटकॉइन के। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास एक मेथड तो था, वो मेथड हमने लिखा है ये पूरा। ठीक है, वो मेथड क्या करता था, क्या रहा है, वो एक नया ब्लॉक क्रिएट करेगा। ओके, तो अब मेरा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना, वो मैंने कॉल करवा के इस वेरिएबल के पास है। ठीक है, तो इसी वेरिएबल को ही अब मैं कॉल करूँगा, बिटकॉइन डॉट, कौन सा मेथड है, जो अभी तक एक हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास एक ही मेथड बनाया है, और उसका नाम क्या है, क्रिएट न्यू ब्लॉक। ठीक है, ओके जी, क्रिएट न्यू ब्लॉक कर दिया है। ठीक है,
ठीक है। और ओके, तो आपने क्या किया है कि हमारा एक ही मेथड था, ठीक है, एक ही मेथड पर आपने क्या कर लिया है, उससे कॉल करवा लिया है, ठीक है। ओके, वो मेथड के पास कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, देख लो। उस मेथड के पास 3 पैरामीटर्स हैं। उस मेथड का एक फंक्शन है और उस फंक्शन के पास 3 पैरामीटर्स हैं। नॉन्स, नॉन्स एक नंबर है, मैंने बताया प्रूफ ऑफ वर्क से आएगा। लेकिन यार अभी तो हम डमी डाटा यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक ब्लॉक क्रिएट करके तो देखें। मैंने बताया ना, अभी हम डमी डाटा यूज़ करेंगे, लेकिन बाद में तो हम जाके हम प्रूफ ऑफ वर्क लगाएंगे। और प्रूफ ऑफ वर्क लगाने के बाद जो है वो हम मतलब कि हमारे पास एक एक्चुअल एक रियल नॉन्स होगा, रियल हैश होगा हमारे पास, फिर हैशिंग एल्गोरिथम्स भी लगाएंगे। लेकिन अभी के लिए तो हम डमी डाटा यूज़ कर रहे हैं। डमी तो नॉन्स क्या एक नंबर है, तो मैं लेट सपोज 1 2 3 4 लिख दिया। कॉमा के बाद दूसरा पैरामीटर क्या है, ठीक है, दूसरा पैरामीटर है प्रीवियस ब्लॉक हैश। और यार हैश क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एक रैंडम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। आप डाटा डालो एक हैशिंग एल्गोरिथम के अंदर, और उसने आपको एक रैंडम हैश, रैंडम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दे देने। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये हैश है बस। लेकिन जब हम हैशिंग एल्गोरिथम लगाएंगे तो हमें एक प्रॉपर हैश मिलेगा SHA-256 एल्गोरिथम के बाद, प्लस सॉरी प्लस नहीं, कॉमा। और इस मेथड के पास तीसरा पैरामीटर क्या है, वो है हैश, इस ब्लॉक का हैश, करंट ब्लॉक का हैश। तो वो भी हम SHA-256 एल्गोरिथम्स के ही एल्गोरिथम के ज़रिए ही हम लेंगे, वो है। लेकिन इस वक्त तो डमी है, तो डमी कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है जी, हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए कि हमने क्या किया है, हमने अपना मेथड को कॉल किया है, ठीक है। मेथड का नाम क्या था, क्रिएट न्यू ब्लॉक। और अच्छा, अब जो है वो हम कर लेते हैं कि मेथड को कॉल कर लिया है, उसके पैरामीटर्स भी हमने डमी डाटा यूज़ कर लिया है। आउटपुट देखने के लिए क्या करते हैं, console डॉट लॉग, और कहाँ पे वैल्यू स्टोर है, बिटकॉइन पर, ठीक है। तो बिटकॉइन को लिख दिया, कंट्रोल एस कर लेते हैं, ठीक है। फाइल को रन करने के लिए कौन सी कमांड थी, पहली बात तो यार ये देख लो कि तुम फाइल की डायरेक्टरी में भी हो क्या नहीं। अभी मैं ब्लॉकचेन में हूँ और ये मेरी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, डेव के फोल्डर में। तो मुझे जाना पड़ेगा इस डेव के फोल्डर तक, ठीक है। और इसको थोड़ा सा टर्मिनल को अब जूम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे और जूम, ठीक है, ताकि क्योंकि मोबाइल व्यू के ऊपर मैं देख रहा था लोगों को शिकायत थी कि यार स्क्रीन बहुत छोटी नज़र आती है। तो पहली बात तो ये कि ये मेरी जो फाइल पड़ी हुई है, ये कहाँ पड़ी हुई है, टेस्ट की फाइल, ये पड़ी हुई है डेव के फोल्डर में। और जो डेव का फोल्डर है, मैं तो अभी ब्लॉकचेन के फोल्डर में हूँ, तो मैं जाऊँगा कैसे, cd dev लिख दूंगा, चले गया मैं। फाइल को रन करने के लिए नोड टेस्ट डॉट JS, तो भाई देख लो हमारा ब्लॉक क्रिएट हो गया है। और उस ब्लॉक ने क्रिएट होने के बाद वो कहाँ पे गया है, वो चेन के ही फोल्डर में गया है। और पेंडिंग ट्रांजेक्शन भी ख़त्म हो गई हैं, देखो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मैंने एक ही बार अपना जो है वो ये अपने मेथड को कॉल किया है। मेथड में डमी नॉन्स रखा है, डमी प्रीवियस ब्लॉक का हैश रखा है, और डमी ही करंट ब्लॉक का हैश रखा है। और ये मेथड क्या था, अगर यहाँ पे जाके देखूँ मैं, तो अब तो बहुत ही, लेकिन छोड़ो, अभी मैं बताता हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने मेथड कॉल किया ना, तो मेरा एक नया ब्लॉक क्रिएट हो गया। उस ब्लॉक का नंबर क्या है, 1। अभी मैं एक और ब्लॉक क्रिएट करता हूँ, तुम लोग देखना, उस ब्लॉक का नंबर हो जाएगा 2। और टाइम स्टैम्प वक्त, ये वक्त क्या, अच्छा ये है ना ईपॉक कन्वर्टर है, ईपॉक टाइम है, यूनिक्स टाइम है। तो मैं अगर आपको इसको कॉपी कर लूँ ना, तो यार ये इसी वक्त की डेट बता रहा है मुझे। तो कैसे है इसको देख लेता हूँ। इसके लिए भी मेरे पास एक लिंक था कि ये टाइम स्टैम्प है, ये आज का ही वक्त बता रहा है। ये एक यूनिक्स टाइम स्टैम्प होता है, ये मेरे ख्याल से 19, ये टाइम स्टैम्प ना बेसिकली सेकंड्स हैं। ये सेकंड्स है जो मेरे ख्याल से 1 जनवरी 1970 से ना ये चल रहे हैं ये सेकंड्स। तो मेरे पास एक लिंक है, मैं इसको लेके जाके ना अभी आप लोगों से एक चीज़ शेयर करता हूँ। इसी टाइम स्टैम्प को ना आज की डेट देख लेते हैं, तो देख लेते हैं। और अभी टाइम क्या हो रहा है, तकरीबन जो मैंने कॉपी कर लिया शायद टाइम अपना, सॉरी नहीं किया। हमारा डाटा क्या था,
ये हमारा टाइम स्टैम्प क्या था, ये था। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया, कन्वर्ट करेंगे तो देख लो उसने हमें टाइम बता दिया। और ये एपोक, ये जो यूनिक्स टाइम स्टैम्प है, ये सिंस 1 जनवरी 1970 से सेकंड्स हैं। ठीक है, सेकंड्स में टाइम आ रहा है। तो देख लो हमारा ब्लॉक कुछ 12 बजकर यहाँ के वक्त के मुताबिक, नहीं 14, यहाँ का यहाँ